नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। साल 2024 की शुरुआत सबसे बड़े सियासी संग्राम से हुई और ये साल जाते जाते भी सियासी घमासान का गवाह बन रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक जबरदस्त सियासी तपिश है। आज उसका ट्रेलर नजर आया। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी अभियान का शंखनाद किया। जम्मू कश्मीर के डोडा से परिवारवादी पार्टियों पर तीखे हमले बोले। नौजवान बनाम खानदान का नारा देकर विरोधियों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पीएम के निशाने पर तीन पार्टियां रही, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही पीडीपी। पीएम ने कहा ये पार्टियां अपने परिवार को आगे बढ़ाकर मौज काटती रहीं और जम्मू कश्मीर का युवा आतंक में पिसता रहा। उधर विपक्ष ने भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोधी नेताओं ने पीएम से पूछा कि जब परिवारवादी पार्टियों से समर्थन लेते हैं तब नैतिकता कहां चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर परिवारवाद की जड़ें इतनी मजबूत क्यों हैं? क्या सभी दल परिवारवाद के मामले में बगले झांकने लगते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगते हैं? हकीकत तो यह है कि सभी दलों पर किसी ना किसी तरीके से परिवारवाद का लांछन लगता रहा। कोई भी इससे अछूता नहीं है। हाँ, वक्त वक्त पर हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका सियासी इस्तेमाल जरूर करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, शुरू से इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाते रहे, लेकिन क्या बतौर सरकार कभी कोई ऐसा सख्त कदम उठाया जो वाकई परिवारवाद पर कड़ा प्रहार साबित हुआ हो? आज इसी पर करने वाले हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को परिवारवाद के खिलाफ कौन सा नारा दिया और कैसे इसे लेकर शुरू हुआ सियासी संग्राम। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव तीन खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। क्या किया? एनसीपी हो, कांग्रेस हो, मुफ्ती हो, ये अपने कार्यकाल में इन्होंने केवल अलगाववादी पैदा किया, आतंकी पैदा किया, पत्थरबाज पैदा किया, इसके सिवा तो कुछ नहीं किया। इसलिए देश को दिखा दिए कि 370 हटने के बाद मोदी जी ने अमन, चैन, शांति और विकास कश्मीर में लाने का काम किया। बीजेपी में क्या है, उनको अपना नहीं दिखता, अपना परिवारवाद नहीं दिखता। परिवार, अब मान लो मेरा परिवार है, मेरे को तो अपने परिवार का गर्व है। मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमने सेवा करी, सेवा कराया। लोग जो है, जो लोग एक्सेप्ट करते हैं वही होता है। परिवार में तो किस किस के क्या क्या रहता है, लेकिन लोग जिसको मानते हैं वो मान्यता। आइए सबसे पहले दहाड़ में सवालों का जिक्र कर देती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। सबसे पहला सवाल यही कि परिवारवाद को खत्म करना कितनी बड़ी चुनौती है? खानदान वर्सेस नौजवान का नारा कितना कारगर साबित होगा? क्या जन प्रतिनिधित्व कानून में सुधार की जरूरत है? क्या परिवार के मोह में नैतिकता भूल जाते हैं नेता? और क्या सिर्फ विपक्षी पार्टियों में ही परिवारवाद है?
मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, अनिका मेहरोत्रा हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं उनकी प्रवक्ता एडवोकेट निलोफर, और मोहम्मद अदनान मलिक हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, और स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सर्वेश पाठक जी भी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले अनिका आपके पास आते हुए, क्योंकि परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कांग्रेस को घेरते रहे, लेकिन आज जब डोडा में मौजूद थे तो न सिर्फ कांग्रेस को घेरा बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, और किस तरीके से परिवारवाद आपकी जड़ों में है। लेकिन एक और नैरेटिव प्रधानमंत्री ने आज जम्मू कश्मीर के युवाओं के बीच सेट किया कि परिवारवाद वाले तो मौज काटते रहे, लेकिन असल में यहां के नौजवान आतंकवाद के बीच पिसते रहे। प्रधानमंत्री का यह नैरेटिव विपक्ष के ऊपर कितना बड़ा प्रहार है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और अच्छी बात है कि आपने सब बेबाकी से क्वेश्चन पूछा पूर्णिमा जी। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री जी की कहीं ना कहीं अब विश्वास खत्म हो गया है। वो जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते थे इतने साल, वो सब कहीं ना कहीं अब गुबार खत्म हो गया। देखिए ना, 400 पार 400 पार, इतना हल्ला मचा। जो कमजोर और घबराया हुआ जब पार्टी होती है, जब उसके अंदर कोई शक्ति नहीं होती लोगों को कुछ करने की, काम बताने की, तो इन्हीं नैरेटिव में वो लोग छुपते हैं। देखिए, आप कितना कितना मूर्ख बनाएंगे और कब तक लोग। देखिए, एक बार आपकी बात सुन लेंगे, समझ लेंगे हाँ जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। एक बार दो बार कब तक सोचते रहेंगे? और रही अमन शांति की बात, मैडम बहुत बात कर रहे हैं ना अमन शांति की, बहुत वो कर लिया। इमेजिन करिए, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। कभी आपने देखा है? कभी स्टेट यूनियन टेरिटरी स्टेट में कन्वर्ट होती है हमने देखी है, लेकिन हमने कभी ऐसा विश्वासघात नहीं देखा कि इस तरह से बंटवारा स्टेट का हो जाता है। उसके अलावा अमन शांति की बात करते हैं, कल क्या हुआ, कितने अपनी शहादत हुई अपने सैनिकों की कल 2 की। और उसके अलावा अगर इतनी अमन शांति थी तो लोकसभा चुनाव थे ना, क्यों नहीं लड़ाई की? अनंतनाग, बारामूला, इनका तो कोई कैंडिडेट नहीं था। तो ये देखिए, करने बहुत फर्क है। और लगता है अब हमें बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, स्पोक्स पर्सन जनता बोल रही है। पब्लिक के बीच में तो जाइए, जम्मू कश्मीर में तो वही हूँ, आप जाके देखिए ना क्या लोग क्या बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन अनिका मेहरोत्रा कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई अगर आपको लगता है अमन शांति कहाँ है, अमन शांति कहाँ है, तो इतने सालों में जब कांग्रेस की सरकार रही, इतने सालों तक आप लोग शासन करते रहे, तब तो कभी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बर्फ के गोलों के साथ खेलने के लिए पहुंचे नहीं कश्मीर। 370 हटा, 35 से हटा, उसके बाद उनको लगा कि भाई जा सकते हैं सैर सपाटे के लिए, कश्मीर में भी, घाटी में भी हम जा सकते हैं, और पहुंचे। लेकिन उस बदलाव का जिक्र भी तो कांग्रेस करे, नेता करें, जो वहां पर जाकर उन्होंने महसूस किया है। देखिए, पुलिस की साये पे और सीआरपीएफ की साये पे आप ये कहें कि शांति होगी तो आप गलतफहमी की शिकार हैं। आप जाइए जरा, एक बात। दूसरी बात, बहुत बार जा चुकी हूँ अनिका जी। जी मैं भी वही हूँ, बहुत बार जा चुकी हूँ। और बदले हुए कश्मीर को मैंने देखा। हम भी वही हैं मैडम, हम भी वही हैं। बदले हुए कश्मीर को मैंने देखा है। मैंने पत्थरबाजी भी देखी है, मैंने शांति भी देखी है, डल झील का, लाल चौक का बदला हुआ नजारा भी मैंने देखा है, और वहां पर फहराता हुआ तिरंगा भी मैंने देखा है। लेकिन आरोपों पर बात कर रही हूं मैं, और आरोप ये लगते हैं कि आप लोग अमन शांति हुए बदलाव की बात नहीं करते, लेकिन वहां पर जाकर रैली करना, वहां पर जाकर एंजॉय करना, भाई बहन का प्यार जो दिखता है, उसका तो आप जिक्र नहीं करते बदलते कश्मीर में। चलिए फिर हम आपसे बात कर लेते हैं। अब आप आंकड़े में बात करते हैं। 2012 के बाद अगर आप आंकड़े निकालें, उसके बाद 1920 मैक्सिमम टेररिस्ट अटैक हुए हैं। आप देख लीजिए, आंकड़े निकालिए, और इतनी अमन शांति है। दोनों के आंकड़े हैं मेरे पास, हाँ हमारे पास भी है। और आप इतनी अमन शांति है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई क्यों है? कंट्री में सेकंड क्यों है? क्यों नहीं आप इतने सीटें जो वेकेंट गवर्नमेंट सीटें क्यों नहीं भरते हैं आप? क्यों वाटर मीटर की क्राइसिस हो रहे हैं? क्यों वाटर की क्राइसिस हो रहे हैं? क्यों बिजली की शॉर्टेज हो रही है? कहाँ है वो चीजें? ठीक है, इसका जवाब मैं अनिरुद्ध जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले नीलोफर आपके पास आते हुए, क्योंकि परिवारवाद का आरोप आप पर भी लगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए यह साफ तौर पर कह दिया कि भाई जब हमारी जरूरत होती है तब तो सहूलियत की सियासत हो जाती है, और वैसे हमारे अंदर परिवारवाद नजर आता है। लेकिन परिवारवाद का जिक्र अगर प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी पार्टी के लिए किया, तो टेक्निकली गलत थोड़ी ही कहा। देखिए, मुझे लगता है पूर्णिमा जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बहुत जरूरी है जानना कि जो बीजेपी सरकार इस वक्त चल रही है, उनको अपना परिवार, सरकारी परिवार भूल जाता है, सरकारी मंडल उनको भूल जाता है, क्योंकि उसमें लगभग 11% जो है वो उस वक्त खानदानी राज से आए हुए हैं, जिसमें काफी ऐसे हैं
जिनमें लगभग 45 MPs एट प्रेजेंट जो है वो खानदानों से आते हैं। तो जब आप उसको कंपैरिजन में चाहे कांग्रेस चाहे एनसी है कोई भी तंजीम आप देखते हैं वहां तो नेग्लिजिबल है, 1% भी नहीं है, 2% भी नहीं है। तो उसकी तादाद में जब बीजेपी अपने आप की तरफ नजर डाले उसमें काफी ज्यादा ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिसमें मैं कुछ खास नाम गिनाना चाहूंगी, जैसे उसमें अनुराग ठाकुर है, दुष्यंत सिंह है, पूनम महाजन है, प्रीतम मुंडे है, ठीक है, और भी बहुत है, सीतारमण हाँ, है। हाँ, तो और भी कितने बहुत नाम है। मैं आपसे गिनाऊं? हाँ। मैं आपसे कितने नाम गिनाऊं? चिराग पासवान, नहीं मुझे पता है, नाम पता है मुझे मैम। हाँ, ये जब चीजें वो अपने आप में जब अपनी बात आती तब वो वहां पर प्रेगमेटिक अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, लेकिन दूसरों पर निशाना साधते हुए इन लोग ये चीज नहीं देखते कि पहले हमें अपनी चीज में अपने घर में डायनास्टी खत्म करनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहाँ पर उमर अब्दुल्ला आया था या यहाँ पर महबूबा मुफ्ती आई थी, वो कोई बाई चॉइस नहीं आई थी, बल्कि लोगों ने उनको वोट किया था, एक मैंडेट दिया था। तब जाकर वो डायनास्टी का जो बंदा होता है, वो शख्स होता है जो फील्ड में उतर कर लड़ता है, अगर उसको मैंडेट लोग देते हैं तब जाकर वो कुछ बनता है। लोकसभा चुनावों में तो नहीं दिया था उमर अब्दुल्ला को मैंडेट, है। लोकसभा चुनावों में तो नहीं मिला था मैम मैंडेट उमर अब्दुल्ला को। मैं आप डायनास्टी की बात कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा। लोकसभा की जहां तक आप बात कर रही है उसमें एक जो एक सेंटिमेंट था उसको एक्सप्लॉइट किया गया। साथ में जो ये प्रॉक्सी लीडर्स, जहां आपका बीजेपी का मन करता है कि नहीं भाई ये देशद्रोही है, इसको हमें आगे चलाना नहीं है, लेकिन जब उसी देशद्रोही, क्योंकि अगर आप देख लीजिए केस कैसा लगाया हुआ है उसको, एक साइड से ये कहते कि देशद्रोहियों के माइंडसेट के साथ हमें कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से वैसे ही लोग, शबीर शाह को बेल दी गई, उसको बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन यहाँ पर इंजीनियर को इसलिए बाहर निकाला गया ताकि एक वोट को, वो सेंटिमेंट को वो कंसोलिडेट करके उसका इस्तेमाल वो करे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। तो जहां नीतियां उनको देश के खिलाफ इस्तेमाल करनी होती है अपने किसने मकसद जमानत के लिए, दिलवाई? वो बराबर ऐसी आप चीजें रशीद करते की हैं। बात कर रहे हैं, किसने जमानत दिलवाई? बीजेपी ने जमानत दिलवाई, बीजेपी ने जमानत दिलवाई। नीलोफर जी, बीजेपी ने जमानत दिलवाई। किसने? शबीर शाह को भी जमानत मिली थी। किसने दिलवाई? बीजेपी ने दिलवाई, तो भी तो मिली थी जमानत। बीजेपी ने दिलवाई क्या जमानत? क्यों नहीं छोड़ा उसको? क्यों नहीं छोड़ा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि बीजेपी ने जमानत दिलवाई तो बताइए ना। मैं फिर अनिरुद्ध जी से पूछती हूँ कि भाई बीजेपी ने जमानत कैसे दिलवा दी? ये जेलों में लोग बंद पड़े हुए हैं, उन्होंने कितनों के नाम गिनाए? उन्होंने ही गिनाए, तो वहां क्यों नहीं ये रिलैक्सेशन मिल रही है? आप टाइमिंग देख लीजिए, क्योंकि आपको अपने बीजेपी को अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए किसी लोग को इस्तेमाल करना है। उनको ये नहीं देखते वो कि वो किस नवेद के केस में बंद है। इस नवेद के केस में एट कन्वीनियंस, अनिरुद्ध प्रताप सिंह, सब कुछ आपका एट कन्वीनियंस है, अपनी जरूरत जैसी वैसी बात करना। परिवारवाद को लेकर ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने पहले आरोप नहीं लगाए, लेकिन जवाब वही मिला है जो आज भी मिल रहा है कि पहले अपने गिरेबान में तो जाके हुजूर, फिर उसके बाद परिवारवाद का। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है अनिरुद्ध प्रताप सिंह? आती हूँ नीलोफर जी, आती हूँ नीलोफर जी, आती हूँ, ठीक है, आती हूँ नीलोफर जी, आती हूँ। लेकिन अनिरुद्ध जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री आज ये कहते हैं कि अपना तो मौज काटते रहे परिवारवाद वाली पार्टीज, यहां का जो युवा है वो आतंकवाद में पिसता रहा। जब जब आतंकवाद की बात होती है तो दोनों बातें होती हैं, 370 हटा, 35 से हटा, शांति बहाली की कोशिशें हुई, पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हुई, लेकिन आतंकवाद की घटनाओं का जो रेट है वो पिछले कुछ वक्त में बहुत ज्यादा नजर आया। जब आप बात करते हैं कि आतंकवाद को खत्म करना हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी में है और उसी को लेकर डबल इंजन की सरकार काम करना चाहती है, तो आंकड़ों के साथ, आंकड़ों की उस फाइल के साथ तो ये पार्टीज बैठी हुई है ना, फिर कहने में और हो जाने में अंतर हो जाता है ना अनिरुद्ध जी। पूर्णिमा जी, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जो बोल रही थी कि हम लोग अक्सर डिबेट करते थे, डिबेट में यही कहते थे कि अगर 400 सीट हम लोगों की नहीं आई, गलती से 399 आ जाएगी तो ये लोग यही ढोल पीटेंगे कि हमारी जीत होगी क्योंकि 400 पे रोक दिया। ये चुनाव इसलिए लड़ ही नहीं रहे थे कि इनको सरकार बनानी है। एक बात। दूसरी चीज, ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा आज कि जम्मू एंड कश्मीर का जो हालत हुआ है वो आप देखिए 1947 से 1965 तक क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे, यानी कि, और उसके बाद में 1965 के बाद चीफ मिनिस्टर, और हुआ कौन? वही शेख, वही अब्दुल्ला, वही शेख, वही उमर, वही फारूक, वही महबूबा और वही मुफ्ती। यही 5-7 लोगों में पूरा जम्मू कश्मीर 2019 तक 20 तक रहा वहां पे। और उसके बाद डेवलपमेंट 14 में तो आप रहे ना, 14 में आप रहे पीडीपी के साथ।
फिर आपने मैं वही बता, हाँ 14 में तो आप रहे ना, दो साल हम लोग रहे। अब मैं ठीक है 88 दिन तक हम लोगों ने इंतजार किया, क्योंकि वो बॉर्डरिंग स्टेट है वहां पे। 88 दिन तक 88 डेज तक वहां वेट किया गया कि भैया आप ही लोग सरकार बना लो, पीडीपी कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार बना लो। 88 दिन जब वेट किया गया तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने, बीजेपी के कई बड़े लीडर ने बहुत स्पष्ट रूप से सफाई दी कि भाई एक समय के बाद हमारा इनका नहीं निप पाया, क्योंकि इनकी जो दास्ता अलग थी, हम लोगों की अलग थी, क्योंकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, हम लोगों का नहीं निप पाया, हम लोग अलग हो गए। क्योंकि 88 डेज हम लोग वेट किए वहां पे कि भाई सरकार आप लोग बना लीजिए, क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट हम ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते। लेकिन 1947 से लेकर और 2019 तक इन्हीं लोग 5 परिवारों में रहा। आज की स्थिति ये लोग क्या है, अपने बच्चों को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे, कार्निगो मिलॉन में पढ़ाएंगे, पेंसिल्वेनिया में पढ़ाएंगे, और वहां के बच्चों कहेंगे भैया पत्थर फेंको हम आपको 100 रुपया देंगे। वहां के बच्चों कहेंगे AK-47 उठाओ हम 100 रुपया देंगे। और अपने बच्चों को तो पॉलिटिकल उसमें भेजेंगे, अपने बच्चों को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाएंगे कि बेटा तुम JP मॉर्गन में नौकरी करना, और इनको जो पत्थर फेंकने दो, इनको आतंकवादी बनने दो, इनके इंटाइटल। और दूसरी चीज है परिवारवाद क्या होता है। लोग कहते हैं ये लोग इंटाइटलमेंट है, भाई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, इन्हीं के परिवार से होगा। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, गांधी के फैमिली से होगा। चौथा दूसरा तीसरा कोई नहीं हो सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश देख कहीं भी इंटाइटलमेंट जो होता है वो फैमिली होता है। भाई किसी के फादर सांसद है, उसका बेटा सांसद बनता है। ये बात आप कई बार, ठीक है, ये बात बीजेपी कई बार बता चुकी है, बिल्कुल ठीक बात है। ये डेफिनेशन आप लोग कई बार कोट कर चुके हैं, लेकिन इस पर ओनिका जी कुछ टेक रखना चाह रही है। ओनिका जी 20 सेकंड में प्लीज अपना काउंटर रखेगा मैम, फिर बाकी 2 मेहमानों के पास जाना है। थैंक यू पूर्णिमा जी। देखिए फिर नैरेटिव वो परिवारवाद या विदेश, इनका यही है। ये बहुत डिंगे मारे ना, बाहर के स्कूल में पढ़ते हैं। आपके राज्य में 4400 स्कूल क्यों बंद हुए जम्मू कश्मीर में? नहीं लेकिन ये बताइए ना। नहीं ओनिका जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, लेकिन जो इन्होंने कहा वो गलत थोड़ी कहा, ये तो सच है ना। मैं आपको नाम गिना देती हूँ, कौन कौन किसके स्कूल में पढ़ रहा है, कौन कौन किसके स्कूल में कहाँ पढ़ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ ना। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इसी बात का तो जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, इसी बात का जिक्र किया है ना मैम। अगर फैक्ट नहीं है तो बता दीजिए मैडम। सिंधिया जी को क्यों लिया आपने साहब? अगर आप फैक्ट नहीं है तो आप बता दीजिए। अगर आप फैक्ट नहीं है मैम तो बता दीजिए। सुनिए मैम, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, सारे कांग्रेस के बंदे क्यों ले रहे हैं? आप परिवारवाद के सिंधिया साहब क्यों लिया इन्होंने, पवार साहब क्यों ले लिया? हम मतलब लेंगे भी, फिर ये गुणगान करेंगे हम तो। ठीक है कैसी बातें करते हैं? होमवर्क क्या करो, होमवर्क क्या करो, आपको जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं पता। आप इंटाइटल करते हैं उमर अब्दुल्ला सीएम कैंडिडेट होगी, वहां पे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी सीएम कैंडिडेट होगी, राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट होते हैं, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, वही पार्टी कंट्रोल करेंगे। परिवारवाद ये होता है कि इंटाइटलमेंट है। परिवारवाद ये नहीं होता है कि कोई आदमी किसी सरनेम चाहता परिवारवाद हो जाता है। नड्डा साहब क्यों अभी तक हटाइए ना, टर्म तो खत्म हो गया आपके तो चुनाव। अरे भाई नड्डा साहब इंटरनल मैटर है ना, आपने भी तो कितना। सुनिए ओनिका जी एक मिनट, अगर ऐसी बात है ओनिका जी सुनिए ना मेरी बात, अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप लोगों ने तो राहुल गांधी को न जाने कितने समय तक मनाने की कोशिश की कि भाई आप पार्टी अध्यक्ष का पद ले लीजिए। जब नहीं माने, सारे मान मनोवल के बाद नहीं माने, जितनी कवायतें कोशिशें कर ली, आपने सारे साम दाम दंड भेद अपना लिए, तब जाके खड़गे साहब को मौका मिला। मैम इसमें तो कुछ गलत छिपा नहीं है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, 2 और मेहमान है, उनके पास जल्दी से एक प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ, उसके बाद फिर आप अपनी बात रखिएगा। मोहम्मद अदनान मलिक आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद सर्वेश जी आपके पास आऊंगी। अदनान मलिक साहब, आज प्रधानमंत्री ने खानदान वर्सेस नौजवान की बात की, और जाहिर बात है कि एक बड़ी, इस बार आप ये एक चीज देखिए साहब कि जब लोकसभा चुनाव हुए हमने देखा कि एक वोटिंग परसेंटेज में बहुत जबरदस्त उछाल आया। हम बदलते हुए कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम 370 के एब्रोगेट 35 के हटने के बाद के कश्मीर की बात कर रहे हैं, जो डेफिनेटली एक चेंज कश्मीर में लेकर आया है। और यूथ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार होने वाले चुनावों में भी। क्या यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने उस यूथ की, उस युवा की बात की जो एक वोटर भी है और सबसे ज्यादा पत्थरबाजी के समय प्रताड़ित भी रहा है? इसी वजह से आप देखेंगे उस टाइम जो बाइकआउट करती थी जैसे जमाते इस्लामी, वो आज मेन स्ट्रीम में आ गई हैं। पत्थरबाजी जो पहले हम देखते थे रोज कश्मीर बंद रहता था, ये जो पार्टी बंद कराते थे कश्मीर को, बाइकआउट कराते थे इलेक्शन के लिए, आज वो सारी मेन स्ट्रीम में आए। इंजीनियर रशीद को जब जीता उसको वोट किसने दिया? मेजॉरिटी जो यूथ था उसके लिए परफॉर्मेट किया वहां पर, उसके लिए कैंपेन की उन्हें वहां पर इलेक्शन। सर का ऑडियो देंगे मुझे? यूथ बिल्कुल, हाँ बोलिए। यूथ बिल्कुल बाहर आया है,
बोलिए सर, बोलिए। यूथ बिल्कुल बाहर, हाँ, यूथ बिल्कुल बाहर आया है और यूथ को मेन स्ट्रीम है, जो तो अमन की वजह से कश्मीर में फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। पहले से पत्थरबाजी कम हुई है, मगर ये है कि जो मिलिटेंसी, आज भी बीजेपी मिलिटेंसी को रोक नहीं पा रही है। आप देखेंगे मिलिटेंसी जम्मू तक पहुंच गई। पहले श्रीनगर थी, अब जम्मू तक ये इसका पहुंचा है। सिर्फ एक इम्पैक्ट पड़ा है 370 तोड़ने की वजह से कि पत्थरबाजी जो है वो बंद हुई और जो यूथ है वो मेन स्ट्रीम में आ रहा है, ठीक है, मेन स्ट्रीम वोटिंग में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। सर्वेश पाठक जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि मिलिटेंसी का जिक्र अदनान साहब ने भी किया है, और क्या ज्यादा बेटर है, कहने का मतलब यह है कि जब आपका एजेंडा क्लियर है, आप चाहते हैं कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है, सबसे बड़ी समस्या वहां पर यूथ का पत्थरबाजी में इन्वॉल्व होना एक लंबे वक्त तक की समस्या रही। हमने देखा कि कैसे सेना पर पत्थरबाजी होती थी, गाड़ी को घेर लिया जाता था, वो तमाम जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया। लेकिन आप एक माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि भाई हमको यहां से आतंकवाद को खत्म करना है और साथ साथ हमको उस यूथ को भी वहां जुड़ने से रोकना है, उसके लिए हमें पॉलिसी इंप्लीकेशन करना होगा। क्या ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव व्यू नहीं है या एक पॉलिसी नहीं है जिससे आने वाले समय में हम इससे बदलाव देखेंगे दूरगामी परिणामों के साथ? क्या ये अप्रोच बेहतर नजर आती है आपको? पूर्णिमा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, जिस तरीके से रिपोर्टिंग के लिए आप कश्मीर जाती रही हैं और वहां के बदले हालत का आपने जायजा लिया है, और फिर लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया नहीं जानती है। उसी तरह 2013 में मैं भी कश्मीर में एक वीक था, अनंतनाग में, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क का और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट एक वेंचर था, जिसमें सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देनी थी। वहां पे पुलिस कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर लेवल तक थे। वहां पे पत्थरबाजी क्या होती है, क्योंकि मुझे पुलिस लाइन में रुकवाया गया था और ट्रेनी डीएसपी लोग वहीं पे रुकते थे, हम लोग साथ में खाना पीना खाते थे, मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और नाइट का डिनर। वहां पे हम लोग जैसे संडे को पहुंचे, मंडे से हमारा ट्रेनिंग था, मंडे को वहीं पे शोपियान में इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर होते ही वहां पे पूरा कर्फ्यू लग गया और फिर पत्थरबाजी शुरू। वहां पे जो ट्रेनी डीएसपी वो वहीं कश्मीर के लोकल थे, वो बताते हैं कि हमने 65 इयर्स ओल्ड लेडी को अरेस्ट किया है, और जब अरेस्ट करके पूछा कि आप ये पत्थर क्यों चला रही है, तो उनका जवाब था, बेटा शाम को 500 रुपए मिलेंगे तो क्यों नहीं करूं काम, क्या है काम, हमारे डेली पत्थर फेंकते हैं, 500 रुपए शाम को मिलते हैं। तो ये जो माइंडसेट थी इस चीजों को, उसके बाद दूसरे पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे कि 10,000 लोगों को जो पत्थरबाज थे उसको छोड़ दिया गया। अरे उनको एक दिखाया गया, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश तो कर रही है ये सरकार। आपने इतने सालों से वहां पे रहे, क्या किया? जैसा कि आपने भी और किसी ने जिक्र किया कि उनके जितने भी बड़े बड़े परिवार थे, नेता थे, उनके बच्चे तो वहां पे पढ़ते नहीं थे, वो भारत के दूसरे राज्यों में या विदेश में पढ़ते थे। लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन था वहां का, अगर कश्मीर का मुस्लिम ही जो गरीब है, उसके बच्चे कहां पढ़ेंगे? वो आए दिन वहां पे कर्फ्यू लगती थी, स्कूल बंद है, अगर उनका कोई दुकान चल रहा है, कोई वो कारपेट का काम कर रहे हैं, शॉल का काम कर रहे हैं, फ्रूट्स का या ड्राई फ्रूट्स का, सब दुकान बंद है, तो उनका न तो बिजनेस हो रहा था। अभी आप देखिए कश्मीर में जाके किस तरीके से उनका बिजनेस भी फल फूल रहा है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जो आपने जिक्र किया था, ओनिका जी, आपने जिस तरीके से अभी आइसक्रीम खाया था ना 2013-14 से पहले, वहां पे जाके राहुल गांधी जी खा के आते, तब आपको पता चलता कि किस तरीके से आइसक्रीम खाते थे वहां पे। आते नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं देख रहे हैं। नहीं, एक प्रोमिसेस किए कुछ आपको मैं एक बात बताती हूँ, ओनिका जी, इधर उधर की बात ना करते हुए सुनिए। ओनिका जी, आपको मैं एक बात बताती हूँ, गलत बात है, गलत बात क्या है, भाग रही है। अभी आपके युवराज वहां पे जाके आइसक्रीम खा रहे हैं, बर्फ से खेल रहे हैं, 2013 में चले जाते हैं और करके ये दिखाए होते ना, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देखिए, ये देखिए प्रोटेस्ट, डेंटल के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ बेरोजगार है, ड्रग्स में आगे बढ़ गए, जम्मू में आतंकवादी हमले। इतने दिनों किसकी सरकार थी, मुझे बताइए ना, इतने दिनों से आतंकवाद वहां पे पत्थरबाज कैसे पनपे? आपकी सरकार क्या कर रही थी 70 सालों से? जो प्रधानमंत्री ने कहा 3 परिवार, वो सचमुच 3 परिवार वहां पे हावी था कि करप्शन बढ़ी हुई है। आप तो देख लीजिए, आप वहां पे बॉर्डर एरिया को आप डेवलप नहीं कर रहे थे, अभी 17,000 किलोमीटर से ऊपर का वहां पे
प्रधानमंत्री झूठ है। इस ग्राम सड़क सर, योजना अभी में कैसे वहाँ पे हुई? सड़क बनी है, कंस्ट्रक्शन में आप बात क्या कर करप्शन रही कैसे हो रही है? बॉर्डर एरिया को पेपर तो लीक आपने कैसे हो छोड़ रही है? दिया था। क्यों नहीं आपके अभी तक? डिफेंस मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट एंटनी क्यों नहीं दिया साहब आपने अभी तक? पार्लियामेंट में कहा कि बातें हमने करते बॉर्डर हैं। एरिया आपको को शर्म आनी डेवलप नहीं चाहिए। किया, ऐसा ही छोड़ झूठ दिया। बोल- झूठ बोल रहे हैं का आप। झूठ पुलिंदा इतना जैसे राहुल गांधी unemployment आपके है। बाहर जाके खोल रहे हैं, 4.8% उसी तरह आप यहाँ चार ठीक पे है, बैठकर ठीक झूठा है, ठीक है। झूठ पुलिंदा मत ठीक खोलिए। है। अरे कमाल आपने है आपकी। एक भी शर्म एम्स करिए। बड़ा अरे हॉस्पिटल एक- जम्मू कश्मीर एक को दिया प्रदेश था को इतने बांध सालों दिया में? आपने। मुझे एक बताइए, स्टेट से अगर वो यूनियन टेरिटरी निर्माणाधीन बना है तो अगले दिया। 4 साल कितने 5 साल बेशर्मी से बोल में रहे हैं। निर्माण होके वहाँ अरे, के लोगों को आप इलाज सर्वेश नहीं जी, होगा। सुनेगा। सर्वेश जी, ठीक वहाँ है। यूथ ओनिका जी, पुकार रहा है। ओनिका जी, ये यूथ सब ठीक पुकार है। है आपका। सिर्फ आप एक स्टेट बात से बताते यूनियन हुए टेरिटरी जरा मैं बनाते हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी। आपको ओनिका शर्म जी, नहीं आती? इन सबको झूठ आप बोलते इधर हैं। रख दीजिए, इधर रख दीजिए झूठ मैडम, पे झूठ। इधर रख दीजिए। झूठ कितने छोड़ जहर दीजिए, क्यों आप सच बनेंगे क्या आप? है वो तो अरे सब पॉलिटिकल पार्टीज एलजी अपने का अपने रूल- हिसाब से मैडम, रखती हैं, लेकिन मैडम, लेकिन कश्मीर ट्रैवल एलजी करते का वक्त रूल है, फ्लाइट एलजी। में, सुनिए ओनिका जी, कश्मीर ट्रैवल करते वक्त फ्लाइट में मुझे एक बच्ची मिली। वो बच्ची वहीं कश्मीर की बच्ची है। मैंने उससे, बहुत छोटी बच्ची है और यहाँ पर पढ़ने के लिए वो आती है, मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि कैसा कश्मीर था, अब कैसा कश्मीर है, और उसने मुझे इस बात का जिक्र किया कि अब कश्मीर बहुत बदला है, अब चीजें बहुत बदली हैं। पहले तो स्कूल हम जा ही नहीं पाते थे, कर्फ्यू लगा रहता था। अब हम स्कूल में कम से कम जाकर पढ़ाई करते हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, हम बाहर जाकर सेफली रह सकते हैं। ये मैं आपको उस एक बच्ची की बात बता रही हूँ। अनिका जी, जो आप क्या सोचती हैं, नीलोफर जी क्या सोचती हैं, इससे बहुत ऊपर है, उससे ये बहुत ऊपर है और ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है एडवोकेट नीलोफर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि जाहिर है कि बीजेपी की बात हो रही है, बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, कश्मीर घाटी में आप लोग अपना दबदबा भी मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके और कांग्रेस का जो कोलिशन है उसको लेकर सवाल तो उठते रहे। आप पब्लिक सेफ्टी की बात करती है, लेकिन उसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट को निरस्त करने का वायदा आप लोग अपने घोषणा पत्र में कर देते हैं। फिर उसके बाद अलगाववादी, पाकिस्तान से बातचीत, राउंड टेबल बातचीत करना, ये सब कुछ तो ऐसा है ना जो कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशें हो भी रही हैं, उस पर वट्टा लगा देगा, ये तो उसको भी खत्म कर देगा। शांति नहीं चाहती क्या आप? अमन शांति कश्मीर में रहे, नहीं चाहते आप लोग? देखिए पूर्णिमा जी, जो सवाल आपने मुझे किया है, इससे पहले मैं एक बात यहाँ पर रखना चाहूंगी। अभी यहाँ पर शर्मनाक बात कही गई कि 500-500 रुपए पर, 100-100 रुपए पर यहाँ बच्चे पत्थर मारते हैं क्योंकि गुर्बत है। गुर्बत का आप अगर परसेंटेज देखेंगे, जम्मू कश्मीर में सिर्फ 5% है। ओवरऑल जो नेशनल पोवर्टी हमारा रेट है वो 14% है। तो जम्मू कश्मीर है, ये बहुत डेवलप्ड है। ऐसा नहीं है कि आप हमें ये कहेंगे यहाँ के गरीब है तो वो 100 रुपए के लिए कोई माँ या बात कोई गरीबी बाप, की नहीं है एडवोकेट कोई माँ या बाप नीलोफर, अपने बात बच्चे गरीबी की नहीं है। नहीं, एक मिनट सर्वेश जी, आपको लाती हूँ, लेकिन नीलोफर जी एक बात मैं आपको बताऊं, सुनिए, बात गरीबी की नहीं है, बात गरीबी की नहीं है, बात एक किसी चीज के नाम पर गुमराह करने की है। नीलोफर जी, सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुमराह नौजवानों को क्या क्या कहकर किया जाता है वहां पर, ये सब जानते हैं, क्या होता रहा ये सब जानते हैं। 100 रुपए पर पत्थर, 100 रुपए पर पत्थर मिलते थे। क्या कहा था? 100 रुपए में किसान की औरतें आती हैं, याद है ना? और क्या मोनिका जी एक सेकंड, याद है ना? मोनिका जी एक सेकंड, नीलोफर जी को पहले सुनने दीजिए। मोनिका पता नहीं था, स्कूल नहीं जाता था, तो आप ये जो गलत नैरेटिव सामने नेशनल मीडिया पर बोल रहे हैं, जो यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनको ये अपने जो नंबर्स है, फिगर्स है, वो नहीं, ये नैरेटिव में भी आपको सूट ना कर रहा हो नीलोफर जी, ये नैरेटिव हो सकता है कि आपको सूट ना कर रहा हो, पता नहीं है लिटरेसी आपको सूट नहीं कर रहा हो, बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन कश्मीर में नौजवान किस तरीके से पिसते रहे हैं, सब घटनाओं के बीच में किसी से छिपा थोड़ी है नीलोफर जी। पूर्णिमा जी रॉन्ग, कंगना रनौत की बात क्यों नहीं करती है जब वो कहती है 100 रुपए में आती है? मोनिका जी एक सेकंड ना, आपके पास मैं आती हूँ तब बोलिएगा ना। मोनिका जी प्लीज, आप क्यों इतने सपोर्ट कर रही मैडम? मोनिका जी प्लीज, मोनिका जी प्लीज, मैं अमन और शांति को सपोर्ट कर रही हूँ कश्मीर में, फिर चाहे वो पत्थरबाजों को हटाकर हो, पाकिस्तान को बाहर उसकी अपनी औकात दिखाकर हो, या फिर वो सेपरेटिस्ट जिन्होंने अमन और शांति कभी होने नहीं दी घाटी में, या उनको अलग किनारे कर हो। मैं उस बात का सपोर्ट करती हूँ और करती रहूंगी, मैं उस बात का सपोर्ट करती हूँ और करती रहूंगी। बीच में रुकिएगा मोनिका जी, पहले नीलोफर जी की बात सुनने दीजिए। बोलिए नीलोफर जी। जो यहाँ की मेन स्ट्रीम मोनिका जी प्लीज एक सेकेंड, या तो आप ही बोल लीजिए मैम। बोलिए नीलोफर जी। पूर्णिमा जी, आप मुझे बताइए, जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज है जिनको पीएसए लगाया गया था, क्या वो सेपरेटिस्ट है? सेपरेटिस्ट मुझे कौन बताइए है? ना।
सेपरेटिस्ट separatist कौन है है? ये आप जानती है नहीं, नीलोफर वो जी, separatist मुझसे है। बेहतर जानती है आप, मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मेन स्ट्रीम को आपने एक पेज पर खड़ा जिनका एजेंडा करके रख कश्मीर दिया में और चलाया PSA जाता दोनों रहा, को लगा दिया। जिनका और उमर एजेंडा अब्दुल्ला पर कश्मीर में चलाया जाता रहा, क्यों ना अनिरुद्ध जी को मैं ले आती हूँ ना, अनिरुद्ध जी आपको ले आती हूँ जरा मैं, बताइए आप मुझे कि कश्मीर में क्या हालात रहे, कश्मीर में क्या होता रहा बताइए, और कौन किस किस बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता रहा बताइए। राइट्स के अंदर उनको चलाना, उस क्षमता पर आपने उसको PSA लगाया बीजेपी ने। इन्हीं की सरकार के रही बात सिक्योरिटी की, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं ऐसा नहीं लिखा है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। आप मुझे एक चीज बताइए, यूपीए जो के सिक्योरिटी गृह के मंत्री खिलाफ सुशील यहाँ कुमार law and order शिंदे के ने खिलाफ है। रिकॉर्ड में बयान दिया है कि लाल चौक में जाने पे डर लगता है। इनके गृह मंत्री वहां पे हाँ, गृह दिया है मंत्री बयान दिया सुशील है। कुमार शिंदे गृह बयान मंत्री है हैं। नीलोफर जी, उस पर उनके हालांकि बयान अनिका जी जवाब दे देंगी, लेकिन पहले नीलोफर जी का लाल जवाब चौक देंगे पे आप, जाने में डर। नीलोफर जी का जवाब देंगे अनिरुद्ध जी। 85 में देखिए मैं बहुत सिक्योरिटी ने शांति बंद से किया, सुन रहा हमने था नहीं नीलोफर जी, किया। आप प्लीज सुन लीजिए, उसको हम लगा वहाँ दीजिए। झंडा लहराते थे, कि फिर अगर उसके 1 1 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर मोनिका जी आपने प्लीज, स्टेट को डिवाइड क्यों किया? मोनिका यूपी ने जी, क्यों बनाया? सुशील बनाइए। कुमार वहाँ पर झंडा शिंदे, लहरा दिया जाता है। आपने मोनिका कोई जी, नया एक चीज मिनट। नहीं किया है। एक एक करके नीलोफर जी प्लीज, एक करके बोले ऐसे एक एक करके बात करेंगे। डिबेट हो पाएगा। नीलोफर जी भगत शांत सिंह का रहिए देश जरा, का- नीलोफर जी शांत रहिए जरा प्लीज, एक सेकंड। देखिए और ओनिका जी, अगर आप चाहेंगी, वैसे मैं नहीं चाहूंगी ऐसा, तो सुशील कुमार शिंदे का जो वर्बेटम रहा, मतलब मैं चाहूंगी नहीं कि मैं उसको बोलूं, लेकिन उनकी इंटेंट क्या थी कहने की, वो आपको भी पता है कि उन्होंने क्या बयान दिया था। अनिरुद्ध जी को एक बार सुन लेते हैं मैम, अनिरुद्ध जी को सुन ले जरा, फिर उसके बाद बोलिएगा और एक एक करके बात करेंगे प्लीज। लाल चौक पे स्थिति ये थी कि लाल चौक पे तिरंगा झंडा छोड़िए, यही लोग कहते थे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला किसके माँ ने दूध पिया, 370 हटा के देखेंगे, 35 हटा के देखेंगे, या वहां पे जो जाएगा तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। आज की स्थिति देखिए, पर कैपिटा इनकम पहले से बढ़ी, आज वहां पे देखिए एम्प्लॉयमेंट रेट वहां पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। वो तो छोड़ दीजिए, अरे सुन लीजिए मैडम, हिमाचल के अंदर जो स्थिति आपने किया ना, खटर देते थे, आपने वहां पे क्या करते थे, पैसा देते, सैलरी देने के पैसे नहीं थे, और सेना को गाली देने वाले आदमी जितने सेना को गाली देते थे, सेना को रेपिस्ट बताते थे, सेना पे सवाल उठाते थे, राहुल गांधी सबको गले लगाए घूम रहे हैं। पूर्णिमा जी से पूछिए, मैं ज्यादा नहीं, मिलिटेंसी की ये बात करते हैं। एक समय होता था कि अगर 26/11 होता था, एक समय ऐसा होता था दिल्ली में बम फटते थे, एक समय ऐसा होता था अयोध्या में बम फटते थे। कैसे हमारे शहीद हुए जवान? बोल बताइए, लीजिएगा, इसका जवाब दीजिए। आपको खंडन करिएगा, बोलिएगा। जम्मू में कैसे बढ़ा? आपका जवाब नहीं है। अरे ठीक है, पहले बोल लीजिएगा भाई। बिल्कुल बोलेंगे। अरे कम से कम ओनिका जी, अरे ओनिका जी, कम से कम जहां से ये जो आतंकी आते हैं उनके साथ बातचीत की वकालत तो नहीं करते ना ये लोग, उनके साथ बातचीत की वकालत तो नहीं करते कि जाइए जाकर बात करिए, उनके पास भी एटम बम है, गिरा देंगे तो क्या होगा, आइए बातचीत करते हैं, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। थोड़ा आंखों की पट्टी आप लोग भी हटाइए, थोड़ा सा आंखों का चश्मा आप लोग भी हटाइए कि मोहब्बत की दुकान ऐसे ही खुल जाएगी कि सामने वाला आकर बम गोले बरसाता रहेगा, हम मोहब्बत की दुकान की बात करते रहेंगे, इतनी दीवानी हो रही है। हम मोहब्बत की दुकान की सिर्फ बात करते रहेंगे, आतंकवादी आते रहेंगे, आतंकी घटनाएं करते रहेंगे, और आप चाहते रहेंगे कि पाकिस्तान से बात हो। IC-184 याद आप है? चाहेंगे, बहुत अच्छी तरीके से याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है। लगता है आपने अभी 2 दिन पहले ही सीरीज खत्म की है ओनिका जी। मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान से बातचीत कोई कैसे करेगा, ये बताइए आप मुझे। क्यों कर रही हैं? आप जिस आतंकवाद के आंकड़े रख रही हैं, वो आतंकवाद कहाँ से पोषित होता है ये बताइए मुझे जरा, उससे जिससे आप चाहती है कि बात करें। मैडम रियलिटी थोड़ा में बात चश्मा हटाइए ओनिका जी। मेरे आपका नहीं है, आपने अदनान मलिक साहब आपको लाते हुए, अदनान मलिक जी आपको लाते हुए, आंकड़े में बात करें, आंकड़े सर्वेश जी आपसे हवा में प्रतिक्रिया बात लूंगी, करें, फिर उसके बाद डिबेट को खत्म करूंगी। ओनिका जी प्लीज, भारतीय जनता आप पार्टी का कंटिन्यूअसली जवाब बीच में देने बोल बोलने रही का। हैं क्यों सारे मुझे बात प्रवक्ताओं कर रही के, है? आपके आज बीच में परिवार कोई का बोलेगा तो याद आ आपको गया। अच्छा नहीं लगेगा। कमाल है शुरुआत मैडम, में आप बहुत आज खुश थी परिवार क्योंकि का आपसे याद 2 आ गया। सवाल पूछे गए, अब आपके ऊपर काउंटर हो रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं समझ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ओनिका जी। करप्शन याद नहीं आ रहा? अदनान जी आपको लाते हुए, अदनान जी वो याद नहीं आ रहा? जब ये कह रही है बीजेपी Unemployment, या फिर क्या बात प्रधानमंत्री है? नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच के ये कहते हैं कि हमें ग्रास रूट तक डेमोक्रेसी पहुंचानी है, तो ये तो एक लार्जर पिक्चर है ना, ये जरूरी है ना। और उस डेमोक्रेसी की एक तस्वीर लोकसभा चुनावों में वोट के माध्यम से देखने को मिली, और बहुत अच्छी बात है कि 10 साल बाद वहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, एक सरकार होगी वहां पर, उनका एक नुमाइंदा होगा जो कम से कम उस स्टेट को रिप्रेजेंट तो करेगा।
लेकिन उस बीच में जो समस्याएं, वो समस्याएं तो जस की तस है ना, उनको तो दूर करना होगा ना। पहली बार कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज जिस पीक पे इस बार हुई है, आज तक इतिहास में इतनी बड़ी वोटिंग परसेंटेज नहीं हुई। जीडीसी इलेक्शन इसी 2019 के बाद जीडीसी इलेक्शन फर्स्ट टाइम हुए, बिल्कुल ग्रास रूट तक डेमोक्रेसी गई है। जो लोग बाइकआउट करते थे इलेक्शन को, वो आज मेन स्ट्रीम्स में आ रहे हैं। कश्मीर जो पूरी दुनिया को कहता था कि यहाँ 10% वोटिंग होती है, आज वहाँ कश्मीर में कुल मिला के 60% प्लस वोटिंग गई है वहाँ पर। बिल्कुल सरकार ने ग्रास रूट लेवल तक काम किया है, जाने तक जहाँ लोगों तक ये पूरा पहुंचा है। इवन हमारे यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन जो है वो हुए यहाँ पर, तो कितने सालों सरकार म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन कराती नहीं थी। ठीक है सर, ठीक है। सर्वेश जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड में आपसे लूंगी। देखिए, क्योंकि बात यह है कि जो आतंकवाद की बात करते हैं, घटनाएं बढ़ी हैं, बिल्कुल बढ़ी हैं, और वो चिंता की बात है, सरकार को उस पर एक्शन लेना होगा। लेकिन कम से कम आतंकियों के जनाजे पर जाकर आंसू तो नहीं बहा रही है ना ये पार्टी। वही अभी ओनिका जी जो हाईजैक किया गया था प्लेन, उनका जिक्र कर रही थी। तो भैया जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ, उसके समय में तो आप चुपचाप बैठे ही रह गई, उसका तो कुछ नहीं किया। और अगर यहाँ पे आतंकवाद सर उठाता है तो उसका कुचल दिया जाता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पे आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर उनको कुचल भी दिया जा रहा है। आज अगर मैंने जो बोला कि 17,000 किलोमीटर से ऊपर जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वहां रोड बन रहे हैं, तो क्या जनरल कश्मीरी और जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है? 2 नए एम्स बन रहे हैं, वो क्या नहीं होगा? 7 नए मेडिकल कॉलेज वहां पे बन रहे हैं, डिग्री कॉलेज और बाकी के कॉलेज जो पहले 96 थे, अब वो बढ़ के 147 वहां पे हो रहे हैं। तो क्या वहां के युवाओं को ये फायदा नहीं होगा? ठीक है।